हेलो क्लास, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज आपकी ये प्रैक्टिस सेट 5th प्रैक्टिस सेट होगी। जीएस की ये 5th प्रैक्टिस सेट होगी। जैसे कि आपको पता है कि 4th जो हमारी सीरीज़ हो गई हैं, टेस्ट सीरीज़ है या प्रैक्टिस सीरीज़ कुछ भी बोल लीजिए, ये हो गई हैं और इसमें जीएस के ऑल सब्जेक्ट लिए गए हैं। वो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जीएस के ऑल सब्जेक्ट विद करंट अफेयर भी इसमें लिया गया है। क्वेश्चन वही है जो आयोग पूछ रहा है, जिस तरह से आयोग पैटर्न चेंज कर रहा है। ठीक है, भौकाल बनाने के लिए हम ये क्लास नहीं ले रहे हैं कि जो क्वेश्चन आयोग नहीं पूछता हम वैसे जाके क्वेश्चन कराएं, तो उससे कोई आपका भला होने वाला नहीं है। ठीक है, जो आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है उस पैटर्न पे हमने ये सीरीज़ बनाई हुई है। इस सीरीज़ की श्रृंखला में ये हमारी 5th सीरीज़ है। 4th सीरीज़ हमारी हो गई हैं। आप लोगों ने ना तो लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया है। ठीक है, शेयर भी नहीं किया। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे कि हम बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, बेस्ट वैसे ही हम ही देते हैं कि आपके बिना बोले ही हम देते हैं, लेकिन अगर जैसे कि आप लोग देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, काफ़ी बच्चे इससे जुड़ रहे हैं और काफ़ी बच्चे हमारे क्लास को पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पहले हम करंट अफेयर से रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा सीरीज चेंज करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो कभी पॉलिटी का फर्स्ट नंबर रख देते हैं, कभी हम हिस्ट्री को रख देते हैं, कभी साइंस को रख देते हैं और कभी हम करंट अफेयर रख लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से आयोग मिक्स पूछता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आगे रखा जाएगा। ठीक है, कभी टफ क्वेश्चन पहले होते हैं, कभी सरल क्वेश्चन पहले होते हैं। ये आयोग इस तरह से करता है। तो हमारे सिंपल टू मॉडरेट और इजी सभी क्वेश्चन मैंने लिए गए हैं। ठीक है, सिंपल टू इजी टू मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सारे कुछ इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप बताते नहीं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने रहा यह है, निम्नलिखित में से किसने केंद्र में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग के रूप में कार्यभार नवंबर 2024 में संभाला है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नंबर का है क्योंकि नवंबर में मैंने कहा विदिन 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर रहेंगे वो सारे हम कराएंगे। निम्नलिखित में से किसने केंद्र में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग के रूप में कार्यभार नवंबर 2024 में संभाला? ऑप्शन ए तुषार मेहता, ऑप्शन बी अमिताभ चौधरी, ऑप्शन सी के संजय मूर्ति, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। किसने संभाला है? तो आंसर हो गया इसका सी, के संजय मूर्ति। ठीक है, कौन सा है? के संजय मूर्ति। ये हमारे नए कैग हैं, के संजय मूर्ति। इससे पहले कौन से थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले कौन से थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और अभी हैं जो वर्तमान में वो कौन से हैं? के संजय मूर्ति। कौन से हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। ठीक है, कौन से हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। एक मिनट, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। ठीक है, ठीक है, हिंदी में बोले भारतीय या महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक और इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में है बताया गया है? क्योंकि ये तो करंट अफेयर से लिया गया, के संजय मूर्ति। लेकिन अगर हमें पॉलिटी में पूछा जाए आपको कि किस अनुच्छेद में माने कैग के बारे में बात कही गई है, तो कौन सा होगा आर्टिकल? वो कौन सा होगा? 148। कौन सा होगा? 148 से अगर देखेंगे 151 तक ये कैग के बारे में है। ठीक है, 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में। और ये हमारे कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के कैग हैं? ये 15th नंबर के, यानी 15वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, ये 15वें नंबर के ये कैग हैं। कौन से? के संजय मूर्ति। ठीक है, उससे पहले कौन से थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, उससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ए ब्राजील में, बी मैक्सिको में, सी चीन में और डी भारत में। किस में होगा? ये सर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस में हो रहा है? भारत में। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग भी भारत कर लेता है। ठीक है, उत्पादन भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है और प्रयोग भी कर लेता है, मतलब यूज़ भी कर लेता है। ठीक है, इसका तो सी आंसर हो गया। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर रह गया डी,
डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा डिस्टर्बेंस समझ में आ रहा होगा, थोड़ा साउंड बज रहा है, ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ठीक है, 3 विश्व में स्वर्ण का उत्पादन किस देश में होता है। ए दक्षिण अफ्रीका में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी रूस में। क्या होगा आंसर? आंसर होने वाला है, जल्दी से कराएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कराते तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, फिर आप लोग इसे पसंद नहीं करते। ठीक है, तो क्या होगा, स्वर्ण यानी सोने का, ठीक है, स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण यानी सोना, ठीक है, गोल्ड। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ठीक, किस में होता है? चीन में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चीन में होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, देख रहे थे कहीं स्किप न कर दिया हो। ठीक है, तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने रहा, ये अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अद्यतन मीन्स मतलब होता है अभी तक। ठीक है, अद्यतन मतलब होता है अभी तक। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र सबसे अधिक है? किसमें सबसे अधिक है? कच्छ वनस्पति जो होती है, कच्छ वनस्पति जानते हो कहाँ पे होती है? सलाइन वेजिटेशन होती है, कहाँ पे ग्रो करती है? जैसे मैंग्रोव्स है। ठीक है, तो ये कच्छ वनस्पति है, इसका आवरण क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पे इसका आवरण क्षेत्र सबसे अधिक पाया गया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, किसमें है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे क्योंकि करंट अफेयर से है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब तो ये पुराना करंट अफेयर है, यानी 1 महीने के बाद का पहले का करंट अफेयर है। ठीक है, तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा कच्छ वनस्पति का आवरण क्षेत्र कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति दिसंबर 2024 में की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति दिसंबर 2024 में की है? आरबीआई की गवर्नर की। ठीक है, वो कौन से हैं? ऑप्शन ए वाई बी रेड्डी हैं, ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद हैं, ऑप्शन सी एम राजेश्वर राव है, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा है। ठीक है, कौन से होंगे अभी वर्तमान में? ठीक, करंट सिनेरियो में कौन से हैं? संजय मल्होत्रा। ठीक है, कौन से हैं? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, और ये बता दें ये कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। ठीक है, 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, 26वें नंबर के गवर्नर हैं ये आरबीआई के। उससे पहले कौन से थे? उससे पहले कौन से थे? शक्तिकांत दास थे। इससे पहले कौन से थे? शक्तिकांत दास जी थे। ठीक है, ठीक है, संजय मल्होत्रा हैं अभी। ठीक है, और ये 26वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सारे करंट पर क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, अगेन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए बासाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। कौन सा इसका होगा? पहले आप ये बताइए कि स्तंभ अभिलेख होता क्या है? स्तंभ मीन्स होता है खंबा, अभिलेख में से उसमें लिखना। ठीक है, अगर अभी देखते होंगे आप प्रेजेंट टाइम में, आप मंदिर में जाते होंगे तो एक पत्थर का शिला देखते होंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ मतलब खुदा हुआ में लिखा हुआ देखते होंगे, तो वो क्या होता है? वही अभिलेख होता है। ठीक है, जैसे उस किसने बनवाया है और इस किसके द्वारा ये मंदिर का उद्घाटन किया गया हो, ये सारा उसमें उल्लेखित किया जाता। उसी तरह स्तंभ लेख हुआ करते थे उस टाइम पे। स्तंभ लेख इसके पत्थर के हुआ करते थे मोस्टली। ठीक, उसमें उस टाइम का जो शासनकाल चलता था उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती थी। ठीक है, कब किसने क्या करवाया है और जिस तरह से वहाँ पे जो चीज़ होगी, जो वहाँ पे प्लेस होगा, उसकी जानकारी वहाँ मिलती थी। ठीक है, तो वो क्या होते थे? स्तंभ लेख यानी स्तंभ मीन्स खंबा, अभिलेख मीन्स खंबे पे लिखा हुआ लेख। ठीक है, तो वो होता था। तो इसमें पूछा गया कि अशोक का अभिलेख है, तो ये कौन सा अशोक का अभिलेख है जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बारे में बताया गया। तो कौन सा अभिलेख है वो? रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। कौन सा होगा? रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ये कौन सा अभिलेख है अशोक का? रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। और अच्छा बताएं,
भगवान महात्मा बुद्ध, इनका दूसरा नाम क्या था? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि कई बार क्वेश्चन आया भी है। शाक्य मुनि किन्हें बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को, ठीक है, भगवान महात्मा बुद्ध को ही, ठीक है, शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य मुनि भी भगवान महात्मा बुद्ध को ही बोलते हैं, ठीक है। ये पता है इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक अपने शासनकाल के 20 वर्ष बाद, ठीक है, अपने शासनकाल के 20 वर्ष बाद अशोक उस स्थान की क्या करने? पूजा करने, उस स्थान की पूजा करने और उस स्थान को कर मुक्त करने की जानकारी मिलती रुमनदेही स्तंभ लेख में, ठीक है। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और अशोक ने अपने शासनकाल के 20 वर्ष बाद वहाँ जाके पूजा अर्चना की और वहाँ उस यानी कि पर्टिकुलर प्लेस को कर मुक्त किया, ठीक है। ये जानकारी रुमनदेही स्तंभ लेख में दी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? फर्स्ट है अवंती, सेकंड है गांधार, थर्ड है कौशल, फोर्थ है मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4, ठीक है। कौन सा होगा? तो निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से? आपको वो राज्य बताने हैं जिसमें बुद्ध वहाँ गए हों, ठीक है, वो बुद्ध के जीवन काल में वहाँ पे गए हों, ठीक है। तो कौन से होगा? कौन से वो क्षेत्र होंगे जहाँ पे बुद्ध ने वहाँ पे भ्रमण किया है या अपने उपदेश दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा? सबसे पहले होगा ये कौशल, ठीक है, कौशल, और दूसरा है मगध, कौशल और मगध, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौशल है, फोर्थ नंबर पे मगध है, और अवंती और गांधार पे नहीं गए हुए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी अवंती और गांधार नहीं गए थे, कहाँ थे? कौशल और मगध, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3 और 4 कहाँ पे है? सी में, केवल 3 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी शिक्षा के प्रचार या प्रसार हेतु, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार या प्रसार हेतु ये क्या है? मगध और कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था, ठीक है, पर अवंती और गांधार नहीं गए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फास्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीड तेज कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े इसमें, नहीं, ठीक है, आपको बोरिंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने रहा, यह है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने ही धर्म यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म जो अपनाया था उस धर्म में दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी गोशल, ऑप्शन डी सुबद। कौन सा होगा? कौन सा होगा? सुबद, सुबद, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या थे? सुबद। अपने जीवन काल के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध शिष्य चुंद के यहाँ, नाम था चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, ठीक है। वहाँ उन्होंने कुछ विषाक्त भोज्य सामग्री ग्रहण करने के बाद इन्हें कौन सा हो गया? अतिसार रोग से ये पीड़ित हो गए और उसके बाद ये पावा से कहाँ? कुशीनगर चले आए, ठीक है। और यहीं पर उन्होंने सुबद को अपने अंतिम उपदेश दिया, ठीक है। सुबद को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। तीर्थंकर शब्द संबंधित है ए बौद्ध धर्म से, बी ईसाई धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इजी, आप अगर कहीं कहीं इजी क्वेश्चन है लेकिन उसको हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं और उसके पीछे का जो हम आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन सा है? तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन। किससे है? जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। डी इसका आंसर हो गया। और ये बताएं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर, ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जैसे प्रथम तो ऋषभ देव जी थे। प्रथम अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो ऋषभ देव जी थे, ठीक है, ऋषभ देव जी थे। और अगर उसके बाद 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो ये कौन से थे? 24 नंबर पे कौन से थे? महावीर स्वामी जी थे, ठीक है, महावीर स्वामी जी थे, ठीक है।
ठीक है, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन से थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, और प्रथम थे ऋषभ देव जी थे। ठीक है, ऋषभ देव जी थे। और 24 तीर्थंकर हुए हैं जो जैन धर्म का इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। ठीक है, प्रसार और प्रचार किया है किसका? जैन धर्म का। तो आंसर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा यह है। ठीक है, 10th नंबर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। कितने सदस्य थे? अगर प्रारूप समिति है, ठीक है, प्रारूप समिति है, उसमें पूछा गया कितने सदस्य थे डॉक्टर अंबेडकर के अलावा। ठीक है, अगर डॉक्टर अंबेडकर को इसमें शामिल किया जाए तो 7 सदस्य थे, और अगर डॉक्टर अंबेडकर के अलावा पूछा जाए, कि अतिरिक्त पूछा जाए, तो कितने थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, टोटल तो फिर कितने थे? 6 सदस्य थे। तो बी इसका तो आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से सदस्य थे देख लेते हैं। पहले हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, पहले नंबर पे है एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, और सेकंड थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और KM मुंशी। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, ठीक है, और DP खेतान। ठीक है, और बताएं आपको कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, 1948 में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कौन बनाए गए थे? TT कृष्णाचारी, कृष्णामाचारी, ये बनाए गए थे। ठीक है, और BL मित्र के स्थान पर कौन बनाए गए थे? कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण इनके भी स्थान पर N माधवराव को बनाया गया था। ठीक है, N माधवराव को प्रारूप संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? N माधवराव को। ठीक है, तो देखो अब काउंट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे एन गोपाल स्वामी अयंगर, और सेकंड पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, थर्ड पे KM मुंशी, फोर्थ नंबर पे है मोहम्मद सादुल्ला, और फिफ्थ है BL मित्र। इनके स्थान पर फिर कौन बने? N माधवराव। ठीक है, इनके स्थान पर फिर कौन बने? N माधवराव। ठीक है, और 6 नंबर पे है DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बनाए जाते हैं? TT कृष्णामाचारी। ठीक है, ये बनाए जाते हैं कृष्णामाचारी। एक मिनट, ये कृष्णामाचारी तो दोबारा लिख देते हैं क्योंकि फिर बच्चों को ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कृष्णामाचारी बनाए जाते हैं। कृष्णामाचारी। ठीक है, ये बनाए गए थे। ठीक है, ये बनाए गए थे। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 7 है अंबेडकर जी को मिला के। ठीक है, और अगर अंबेडकर के अतिरिक्त पूछा जाए तो 6 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी USA के संविधान से। अरे यार बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हद है। ठीक है, क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी USA के संविधान से। ठीक है, किससे लिया गया है? ठीक है, अब ये लिया गया कि भारत का जो हमारा संविधान है
ठीक है, ये क्या लिया गया है, गृहीत संविधान, कई देशों से इसको लिया गया है इसके, ठीक है। तो कहाँ से क्या लिया गया, यह पूछा गया। भारत के संविधान में उद्देश्य का जो प्रियम्बल है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया। क्या कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है। जबकि आपको बात बताएं, जो उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगर भाषा के बारे में पूछी जाए कि भारत के संविधान में उद्देशिका की भाषा को किस संविधान से लिया गया है, तब फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। और वैसे ही उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी संसद पार्लियामेंट, ऑप्शन डी धर्म यानी रिलीजन। कौन सबसे सर्वोच्च होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आंसर इसका, ठीक है, यह जरूर बताइए। कई बच्चे इसमें गलत कर देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय लगा देते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, संविधान होगा, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है, कि संविधान ही सर्वोच्च है। देश का नियम, चाहे वो नियम हो, रूल्स रेगुलेशन है, सब संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के नीचे ही सब है, ठीक है। तो कौन है सबसे सर्वोच्च, संविधान होगा, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पूरा ही देश का शासन चलता है, ठीक है। तो सबसे सर्वोच्च क्या हो गया, संविधान हो गया, उसके बाद फिर कोई और है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। तो इसमें भी पूछा गया कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की मतलब कहाँ से ली गई है, ये पूछा गया है, ठीक है। कहाँ से ली गई, ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के संविधान से, और ऑप्शन डी है यूएसएसआर के संविधान से। कहाँ से लिया गया इसे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना, भारत में जो समवर्ती सूची है उसकी संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या है, ये किस में है, 7वीं अनुसूची है, 7वीं जो शेड्यूल्स है उसमें ये ऐड की गई है, ठीक है। किसमें, 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल है ना उसमें, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, समवर्ती सूची, ठीक है। इसे 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये बता दें, 7वीं, ये आपको बता, 7th शेड्यूल में है समवर्ती सूची, ठीक है। और समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है, ऐसे विषय हैं, समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस सूची में ऐसे विषय को शामिल किया गया है, 7वीं अनुसूची में ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिसमें केंद्र और राज्य, ठीक है, और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, बनाने का अधिकार भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर दोनों केंद्र या राज्य इनके कानूनों में टकराव की स्थिति होती है, तो केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून होगा वो मान्य होगा, वो प्रभावी होगा, राज्य का नहीं होगा, केंद्र का होगा। अगर केंद्र और राज्य में दोनों कानून बनाए हैं और अगर कोई टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। आंसर बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने रहा ये है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ठीक है। 1 है वंशधारा, 2nd है इंद्रावती, 3rd है प्राणहिता और 4th है पेन्नार, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 4। अच्छा, डी चला ही गया क्या इसका जूम करने से, ठीक है, और डी चला ही गया, डी हम लिख देते हैं, ठीक है। डी है इसमें, इतना तो उसमें दिख रहा था लेकिन पीपीटी में डी केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, ठीक है। क्या हो गया, केवल 2 और 3, रुक जा अब, एक्चुअली पता ना कुछ लोगों से कितना भी बोल दो ना समझते नहीं है, ठीक है। केवल 2 और 3, क्या है, केवल 2 और 3, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी है,
जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ होगी। तो ठीक है, कौन सी होगी? एक तो होगी इंद्रावती, ठीक है, ये इंद्रावती है, और है प्राणहिता है, ठीक है, इंद्रावती है और प्राणहिता है, ठीक है, ठीक है, इंद्रावती है और प्राणहिता है। अब बताएं गोदावरी की सहायक नदी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये देख लेते हैं, इंद्रावती है, प्राणहिता है। अब देख लेंगे आंसर क्या है, 2 और 3, तो आंसर हो गया 2 3 डी, ठीक है, यही तो आंसर था और यही मैं दिख नहीं रहा था हमारा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। ये जूम करने से पता नहीं बच्चे चला गया है, ठीक है, फर्दर अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये 2 और 3 है, ठीक है। अब गोदावरी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। प्राणहिता है, ये इसमें बताई गया है, प्राणहिता है, वर्धा है, वर्धा है, पेनगंगा है, पेनगंगा। एक्चुअली पता है डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मेरा वहाँ दिमाग जा रहा है। पेनगंगा है, ठीक है, वेनगंगा है, ठीक है, इंद्रावती है, जैसे इसमें भी बताया गया है, इंद्रावती है, मंजीरा है, ठीक है, पूर्णा है, ठीक है, पूर्णा है, प्रवरा है, प्रवरा है, मानेर है, दूधना है, ठीक है, और मूला है। ये इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी से हैं, ठीक है। कौन सी है? प्राणहिता है, वर्धा है, प्राणहिता है, वर्धा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, मंजीरा है, पूर्णा है, प्रवरा है, मानेर है, दूधना है और मूला है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो क्या कौन सी नदी इसमें पूछी? इंद्रावती, प्राणहिता इसमें है, ये पूछी गई थी। और बाकी वंशधारा जो और पेन्नार है, ये भी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, ठीक है, ये भी प्रायद्वीप भारत की ही नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ठीक है, और ऑप्शन सी है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, और ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी। आपको बताना, ये तो सब इजी क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएंगी? ठीक, कौन सी हो जाएंगी? गंगा, गंगा भी गिराएगी, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये सभी जल प्रवाहित करती हैं कहाँ पे? कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। महानदी कृष्णा तथा कावेरी ये भी करती हैं, ठीक है, ये भी करेंगी तो ये भी करेंगी, तो आंसर अपना हो जाएगा दोनों, ए और बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना दोनों, ए और बी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। और आगे ही जो लूनी, नर्मदा, ताप्ती के बारे में बताया गया है, तो ये अरब सागर में जल गिराती हैं। किसमें? अरब सागर में, अरेबियन सी में, ठीक है, ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे? अरब सागर में, ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में गिराती। कौन कौन सी है ये तो बता दें, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे बताई गई, लूनी है, माही भी है, ठीक है, इसी नंबर में माही भी है, माही भी गिराती है अरेबियन सी में, माही है, और साबरमती है, साबरमती है, ये सारी ये कहाँ पे जल गिराती हैं? ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में जल गिराती हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, ये सभी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी, ऑप्शन बी चुलिया प्रपात चंबल, ऑप्शन सी जोग प्रपात कृष्णा, ऑप्शन डी धुआंधार प्रपात नर्मदा। ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं ये पूछा गया, तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे नहीं पे। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा हो गया? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, ठीक है, शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है, ठीक है, वो है कावेरी नदी पे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये चंबल नदी पे, ये भी सही है। जोग प्रपात यानी जोग वाटरफॉल ये कृष्णा नदी पे है, ये क्या कृष्णा नदी पे है? ठीक है, इसको छोड़ देते। धुआंधार प्रपात ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे, ये भी सही है।
ठीक है। लेकिन जोग प्रपात कहाँ, शरावती नदी पे, कृष्णा नदी पे नहीं है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जोग प्रपात कहाँ पे है, जोग प्रपात कृष्णा नदी पे नहीं है, किस पे है, शरावती नदी पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी, शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शरावती नदी पर है जोग प्रपात। ठीक है, ये किस पे है, शरावती नदी पर। तो अब हो गया शिवसमुद्र प्रपात कावेरी, जुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात शरावती नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आई है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। इसमें पूछा गया कि कौन सी जो भारतीय राज्य है, जो कौन सी ऐसी झील है जो दो राज्यों में पड़ती है, ये पूछा गया आपके। तो ऑप्शन ए है चिल्का, ऑप्शन बी कोलोरू, ऑप्शन सी लोनार, ऑप्शन डी पुलिकट। ठीक है, कौन सी होगी जो दो राज्यों में होगी, वो पुलिकट। ठीक है, वो कहाँ पे है, ऑप्शन डी पुलिकट। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की सीमा पर है कौन सी, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कौन सी, पुलिकट झील। और ये बताएं कि ये श्रीहरिकोटा द्वीप से बंगाल की खाड़ी से भी अलग होती है। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है, वो क्या करता है, इस लेक को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, और यह दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील है, और पहले नंबर पे चिल्का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे होगी चिल्का है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है पुलिकट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने रहा है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये आपके आगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, बताइए कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी। सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होगी कि यह एक सकल घरेलू उत्पाद होगा, क्या शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद, क्या होगी इसकी माप। तो आंसर क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए देखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति उत्पाद यानी पर कैपिटा यानी प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, यानी पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कितना होगा। अगर प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आर्थिक वृद्धि भी सर्वाधिक उपयुक्त यानी सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी है, पर कैपिटा इनकम होता है, ऐसे पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए बृहद एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, ऑप्शन बी आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित इकोनॉमी पाई जाती है, तो वो कौन सी होगी। ठीक है, क्या होगा उसमें, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, वो होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे दोनों सेक्टर काम करते हैं साथ मिलकर। कौन कौन से होते हैं वो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही सहअस्तित्व होगा, दोनों ही अपने अपने काम करेंगे, उसको ही बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्सचर इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी कृषि विकास। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास संबंधी आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या होगा? अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभिप्राय क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगर हम देखें ये इसका होगा सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय होगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन ए कि वर्तमान पीढ़ी का विकास तो हो रहा है, साथ साथ में भविष्य में जो वो पीढ़ी है उसके भी विकास के बारे में सोचना, ठीक है, उसके विकास के बारे में रिसोर्सेज वगैरह है उनको बचा के रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना, ठीक है। तो ए होगा इसका राइट आंसर। तो ठीक है, 20 का क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन ही हम लेते हैं और अल्टरनेट क्लास होती है हमारी, ठीक है। आप रखें अल्टरनेट क्लास होती है क्योंकि मेरी एक क्लास और चलती है ज्योग्राफी की, ठीक है, वो हमारी चलती है ज्योग्राफी अध्ययन पे हमारे चैनल पे। तो वहाँ पे पर्टिकुलर हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और अभी कंसेप्ट आधारित क्लास चल रही है, इसमें हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप आके वहाँ पर जुड़िए क्योंकि कल हमने रॉक्स के बारे में पढ़ाया था सारा कि रॉक्स किस तरह से क्या इसके टाइप्स होते हैं और किस तरह ये इसका मैकेनिज्म होता है, वो सब आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज बच्चे क्योंकि अगर थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस लगा उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है, ठीक है, वो अपने हाथ में नहीं कि अगर हम किसी दूसरे को रोक पाए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है ऐड करिए लोगों को जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ, ठीक है, और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दें, वो हम आप अगर नहीं भी करेंगे तो भी हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।